राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सरदार शहर विधानसभा से दमदार नेत्री सुशीला सारंग जी। आपसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बार देखते हैं झलक। मैं सुशीला सारन, सरदार शहर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, चूरू जिले में आता है। मैं पिछले 20 साल से पार्टी कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है। उससे पहले मैं सामाजिक सरोकार को लेकर क्षेत्र में बाहर निकली और वो करते हुए मैंने राजनीति का क्षेत्र चुना। मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में हम अगर जाते हैं तो मेरा परिवार हमेशा से सामाजिक सरोकार रखते हुए और दलित गरीब की आवाज को, किसानों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया है और उसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी उसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। साथ में सामाजिक कार्यक्रम भी, हमारे कन्या छात्रावास हॉस्टल, दो हॉस्टल हैं, उनकी सभी की जितनी मेरे से हो सकती है उनका सहयोग करती हूँ और क्षेत्र में जिस भी तरह का सहयोग मेरे से बन पड़ता है करती आ रही हूँ। पहले आपसे सवाल यह है कि राजनीतिक सफर की आपकी बात की जाए तो कैसे शुरू हुआ और कब ये विचार शुरू हुआ? हमारे पारिवारिक परिवेश को हम देखें तो एक राजनीतिक परिवार में मैं शादी करके यहाँ पहुंची और मेरा सुशीला जी, आप माइक को अपने पास रख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर। जी बताएं। मैंने एजुकेशन के साथ साथ जब मैंने शादीशुदा जीवन शुरू किया तो सरकारी नौकरियों के लिए घर में मनाही थी। तो जैसा होता है एज यूजुअल, घरेलू महिला बनकर परिवार देखा और पीछे से राजनीतिक परिवार था तो सारा काम चलता रहता था। पीछे का सारा परिवेश हम ही लोग देखते थे, लेकिन फ्रंट में हम नहीं थे। धीरे धीरे जब फील्ड में बाहर निकले, काम करने निकले, बच्चे थोड़ा बड़े हुए, एजुकेशन में अपना लग गए, तो सामाजिक सरोकार के साथ साथ हमको सुनने को मिला कि इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा राजनीतिक आपका इतिहास रहा है, तो ऐसा क्या है कि परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो सब ने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप ही इस क्षेत्र में आ जाती हैं। तो धीरे धीरे मन बना और ऐसा करते करते आफ्टर 40 मैंने राजनीति में अपना करियर शुरू किया, जो 2008 था। 2008 से मैंने विचार किया और सक्रिय राजनीति में शुरुआत की और 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी में एज ए कार्यकर्ता शामिल होकर काम करती आ रही हूँ। और उसी दौरान मैंने जिला परिषद का सबसे पहले चुनाव लड़ा, ये था 2010। और उसके तुरंत बाद मुझे दायित्व दिया गया जिलाध्यक्ष का, चूरू जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। ये मैंने 3 प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किया। उसके बाद जिला कमेटी में आई मैं। जिला कमेटी में काम करने के बाद प्रदेश कमेटी में महिला किसान समिति बनी और वो केंद्र से थी और यहाँ पर संयोजक बनाया गया तहसील दाभाई, जो अभी अपने यहाँ मेयर बनी है जयपुर की, और उनके साथ मैं सह संयोजक थी। और तब से अब तक काम भी करती आ रही हूँ और उसके साथ साथ जैसा नाम है उसके हिसाब से मांग भी करती आ रही हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को कैसे देखती हैं? राजनीति में अगर महिलाएं काम करती हैं तो निश्चित तौर पे महिलाओं की आवाज़ तो बनती ही है। कुछ चीज़ें होती हैं जो महिलाओं के जहन में ही होती हैं और वो ही उन पे विचार कर सकती हैं। तो महिलाओं की अगर 50% भागीदारी जनसंख्या में है तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, जो कि है। अगर उनको दायित्व दिया जाता है तो हम उसको बहुत ही संजीदा तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री जी ने महिला विधेयक को पास करवाई दिया दोनों सदन के अंदर। तो अब आपको लगता है कि सबसे पहले तो आपको बधाई, और दूसरा आपको लगता है कि धन्यवाद। राजनीति में इससे और कुछ बदलाव आने वाला है? इसे आप कैसे देखते हैं? महिला कितना और सशक्त हो पाएगी? इससे पहले 50% ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जी। उसका नतीजा ये था कि तब तक महिलाओं के लिए न ही तो कोई अवेयर था और न ही कोई महिलाओं को ऐसा समझता था कि इनको तवज्जो दी जाए, तरजीह दी जाए। लेकिन जब 50% आरक्षण कर दिया गया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे सभी पुरुष अपनी महिलाओं को निकालकर घर से बाहर सक्रिय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आधी आबादी है उसकी हिस्सेदारी
हमने जब रिजर्वेशन किया तो ही जारी हुई, उससे पहले कोई भी महिलाओं को चूल्हे चौकी से बाहर निकालना नहीं तो आपको लगता है विधानसभा और संसद में अब बदलाव आएगा 33% आरक्षण के बाद? चाहिए। निश्चित तौर पे बदलाव आएगा और 100% आएगा। जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको तो अधिकार मिलेगा ही, साथ ही साथ कुछ इस क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ेगा महिलाओं का और सक्रिय राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। और इससे भी बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि अगर महिला जागरूक होगी तो हमारा वोट प्रतिशत और सही चयन का अधिकार भी वो समझेगी और इसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। निश्चित तौर पे आप सरदार शहर विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, तो किन मुद्दों के साथ पार्टी आपको टिकट देती है तो आप जनता के बीच जाएंगी? एक तो काम किया है, काम करेंगे। दूसरा जो पारिवारिक इतिहास है उसमें जो हमको उन्होंने कमा कर दिया है वो एक ऐसी विरासत है जो पैसे से नहीं जुड़ी है और खुद के स्वार्थ से नहीं जुड़ी है, तो वो मुझे बहुत पे करती है और उसी से इंस्पायर होकर मैं यहाँ तक आई हूँ। और आज जो देश के हमारे प्रधान सेवक हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करते और ये कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ और आप भी सेवक बनकर सेवा कीजिए, ऐसी पार्टी में मैं हूँ। तो मैं विचार करती हूँ कि शायद उन विचारों को अब तवज्जो मिलेगा और हम जैसे लोगों की बारी आएगी, क्योंकि मैंने पब्लिक में साथ रहकर पार्टी के लिए प्रचार करके बहुत दिनों से काम किया है और लगातार कर रही हूँ। मैं सिर्फ उस नाम के नाते काम नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्म करके उसके बाद ही ये क्षेत्र में मांग रख रही हूँ। निश्चित तौर पे हर विधानसभा की कुछ समस्याएं होती है, आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी होगी। 3 मुख्य समस्याएं आप अपनी विधानसभा की बताएं। हमारे यहाँ एक तो चूरू वैसे भी बैकवर्ड क्षेत्र में आता है जहाँ पे ड्राउट सूखा रहता है, पानी की कमी है, बिजली पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है, किसान हमेशा ही परेशान रहते हैं। इस बार अभी बिजली पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलें बुरी तरह जल गई हैं, उन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक मुद्दा ये है। दूसरा, यहाँ पे शिक्षा का अभी भी इतना प्रभाव नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिनको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हेल्थ के सेक्टर में भी जैसा मैं कहूँ सरदार शहर में भी हॉस्पिटल भी नहीं है और सभी को छोटी से छोटी बीमारी के लिए रेफ़र किया जाता है बीकानेर या जयपुर, जो कि उनके लिए बहुत दूर पड़ता है और पोसाता भी नहीं है। तो इन 3 क्षेत्र में मैं हमेशा ही काम करना चाहूँगी। बाकी जो भी मुद्दे हैं वो छोटे मोटे हैं जो साथ साथ चलेंगे। निश्चित तौर पे आपको नहीं लगता कि एक विधायक के लिए 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है? बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों की हम चर्चाएं निरंतर करते रहते हैं और ये सॉल्व नहीं होते। पुरजोर कोशिश से मैं मानती हूँ कोई दिल से इसके लिए प्रयास नहीं करता। बाकी 5 साल की अवधि कोई कम नहीं है। हम सारा नहीं कर पाते तो कम से कम ये तो दिखाई पाते हैं कि 5 साल में हमने इतना किया है, तो आगे आने वाले 5 साल के लिए हम उम्मीद जगा सकते हैं कि जनता जो है हमारी ओर देखे कि इन्हीं को चुने और ये दोबारा से आएंगी तो ये दूसरा काम पूरा करेंगी। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार हम सभी जानते हैं, उससे अवगत है। भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पे है, प्रदेश हो चाहे देश हो, आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बन सकती है? उसके पीछे आपका विजन क्या है? डेफिनेटली भ्रष्टाचार मुक्त बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप भ्रष्ट ना हो, ये पहला नियम आपका होना चाहिए, जो मैं फॉलो करती हूँ। मेरे बारे में आप जानकारी रख सकती हैं, ऐसा ही काम मैंने किया है और पीछे बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया है। दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो खुला सिस्टम कर दिया है जिसमें आपके लिए खाने की गुंजाइश बची नहीं है, सीधा खाते में, और कोई कमीशन, आप बीच में कमीशन खोरी कटने का और खाने का कोई सिस्टम ही रह नहीं गया है। आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी और बढ़ती चली जाएगी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि भ्रष्टाचार को हम सिरे से खारिज कर सकते हैं, दिल में तमन्ना होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को लेके आप क्या काम करना चाहती हैं? उसके पीछे आपका विजन क्या है? महिलाएं चूरू जिले में सक्रिय नहीं है किसी भी क्षेत्र में हम देखना चाहें तो, जितना तो हमें आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि महिलाओं से ही प्रगति होती है। अगर आपका शिक्षित नहीं है, घर की महिला शिक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे और परिवार पर ये इफेक्ट आता ही है। तो इसको भी हम एक परिवार के तौर पर देखें कि तहसील में अगर महिलाएं अवेयर नहीं हैं, उनको हम जागरूक नहीं कर रहे हैं, उनको हम पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। तो ये अभी पिछड़ापन है, जहाँ पर मैं लगातार 20 सालों से इस
मुद्दे पर काम कर रही हूँ। एक सवाल ये है कि सरकार आती है और जब दूसरी सरकार आती है तो पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे आप किस नज़र से देखती हैं? ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन योजनाओं में आप फेर बदल कर सकते हैं, उसमें आप और सुधार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी योजना को जो अगर पब्लिक के लिए अच्छी है उसको बंद नहीं करना चाहिए। ये गलत सिस्टम है। जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार योजनाएं बनाती है, उसमें आपकी भूमिका को आप कैसे देखती हैं और किस तरीके नज़र से देखना चाहेंगे? सरकार जो योजनाएं बनाती है उसमें 50% आबादी अगेन महिलाओं की होती है, तो महिलाओं की भागीदारी और उनके सुझाव जरूर लेनी चाहिए। और अगर सुझाव लिए जाते हैं तो पिछली 2018 की मैं आपको बात बताती हूँ, घोषणा पत्र जारी होना था, उससे पहले जी। हमारी पार्टी ने फीडबैक के लिए बैठक रखी बीकानेर संभाग की, और उसमें माननीय घनश्याम तिवारी जी और राजपाल सिंह जी शेखावत दोनों उस कमेटी के हेड थे, तो हम सबको बुलाया गया था। तो उसमें सभी से सुझाव मांगे गए थे कि अपने अपने सुझाव दिए। तो मेरी बारी आई तो मैंने भी नोट करके भेज दिया था 2 सुझाव, और मैंने कहा एक सुझाव मैं वर्बली आपको बताऊंगी जब मेरी बारी आएगी। तो थोड़ा उन्होंने लेट किया तो मैं थोड़ा कसमस आ रही थी कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, मतलब काट तो नहीं रहे मेरा नंबर। तो घनश्याम जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी बारी आ रही है, मैं आपसे भी पूछूंगा, ये मैंने रखी हुई है आपकी जी। स्लिप। तो जब मेरी बारी आई तो पूछा, तो मैंने कहा कि हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की कि बहुत हार्ड लाइफ है और स्पेशल जोन घोषित किया जाता है और उनको स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसे एरिया जो थार रेगिस्तान जैसे हैं और जिसमें चूरू जिला सबसे बैकवर्ड भी है और वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, वहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं है जहाँ पे लेबर वर्क भी उनको मिल सके, और एक ही सीजन की खेती होती है, 2 सीजन नहीं होते वहाँ पे, एक सीजन की खेती होती है, तो बाकी के सीजन में लोग फ्री रहते हैं और खेल कर अपना टाइम पास करते हैं और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो उससे पिछड़ापन दूर नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा कि ऐसे क्षेत्र को भी स्पेशल जोन के नाम से घोषित किया जाए जी। और उसमें आप स्पेशल पैकेज दिलवाएं, क्योंकि सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है, चूरू जिले का नाम आता है न्यूज़ में, आप सभी देखते हैं, बिल्कुल। और गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हार्ड लाइफ में तो कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, पानी पीने का नहीं मिलता है, तो इससे ज़्यादा हार्ड लाइफ कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ये करवा दें आप। और दूसरा जो है वही अगेन की घोषणा पत्र में आप महिलाओं के लिए कुछ तो फिक्स कीजिए, 30% नहीं तो 20 ही कीजिए, तो जी आप चूरू जिले की 6 सीट ले सकते हैं, हम आपको दिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे सुशीला जी आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी।